नमस्कार, लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरविंद और लोकतंत्र में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की। वो कानून व्यवस्था जो लंबे समय से जिसे ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग सरकारों के जरिए बातें कही जाती रही हैं और वो स्थिति अभी तक ठीक नहीं होती हुई दिख रही है। अगर पिछली सरकार की बात करें, वहां पर ग्राफ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरी तरह से बढ़ा था और उसके बाद नई सरकार आई, तमाम तरह के दावे और वादे किए गए और वादों पर कहीं ना कहीं जनता ने यकीन किया। सरकार अब वो पार्टी सत्ता में सरकार में है, लेकिन स्थितियां बदली नहीं हैं, बल्कि कुछ आंकड़े तो ऐसी कहानी बयां कर रहे हैं कि स्थितियां और बदतर हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने तक राज्य में अपराध में भी कम से कम 100% का इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि अपराध के ग्राफ में गिरावट आई है, लेकिन दावे पर सवाल खड़े होने पर अब ये दलील दी जा रही है कि चूंकि अब सारे अपराधी एफआईआर और तमाम तरह की इन तरह की चीजों के बाद भी कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए अपराध में बढ़ोतरी नजर आ रही है। लेकिन क्या इन सबके बीच योगी सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह से नाकाम हो गई है? आखिर क्यों उनके ही पिछड़ा वर्ग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अफसरों की मनमानी के नाम पर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने का फैसला लिया है? रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इसके तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद मिलने का कर्ज चुकाने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का खम ठोक रहे थे, लेकिन बड़े बड़े दावे और संकल्प लगातार खोखले साबित होते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में योगी की नाक के नीचे एक तेजाब फेंकने की पीड़ित महिला पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल में घुसकर अपराधियों ने दोबारा तेजाब से हमला बोल दिया, जबकि मुख्यमंत्री अपनी छवि की रक्षा खातिर खुद पिछली बार पीड़ित को देखने गए थे। योगी सरकार जहां मामले की जांच की बात कहकर नाक बचा रही है, वहीं विपक्ष को एक बार फिर हमले का मौका मिल गया है। अब जांच हो रही है, कल से पुलिस लगी हुई है, हम लोग भी लगे हुए हैं जांच पता लगाने के लिए कि आखिर जिस जगह पे घटना घटित हुई उसके बिल्कुल बगल में एक मेरे ख्याल से 25-20 कदम पर जो था वो गार्ड का कमरा भी बना हुआ था और वो तत्काल निकले थे। कुछ लड़कियां भी ऊपर घूम रही थी, लेकिन ऐसे में 8-8:30 बजे घटना घटित हुई। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका भी पता लगाया जाए। कानून व्यवस्था की बदहाली का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर शहजोर सिंह की गला रेत कर हत्या कर दी। बेखौफ अपराधियों ने सब इंस्पेक्टर की बेरहमी से हत्या करने के बाद उनका शव सड़क किनारे खेत में फेंक दिया और उनकी सरकारी पिस्तौल भी लेकर फरार हो गए। प्रदेश में अपराधी भगवा गमछे धारण कर जहां तहां पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के घरों में घुसकर मारपीट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों के साथ इन दिनों बढ़ रही वारदातों से आम आदमी के खौफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं पुलिस भी अपराधियों की तरह आम आदमी से पेश आ रही है। पीलीभीत में देर रात दबिश देने गए शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मियों ने एक महिला को इस कदर पीटा कि उसकी सड़क पर ही मौत हो गई। बाद में रातों रात पोस्टमार्टम करवाकर मामले को रफा दफा करने के लिए उसके परिजनों पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। पुलिस मेरे घर पे आई, मेरे भाई पकड़ने, मेरे भैया भाग गए, मेरी घर आई, पुलिस पीछे ऊपर की थी, भाजी थे, उधर उधर मारी, पीछे लात मारी थे, उन्हें गिर पाई। किसको लात मारी? मेरी मम्मी। अच्छा, कहाँ पे? प्रदेश सरकार की बदहाली का आलम इस बात से नजर आ रहा है कि योगी जी का पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुद अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने की धमकी दे डाली। गरीब पिछड़े दलितों की आवाज बुलंद होगी, आवाज सुनी जाएगी और इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हम लोगों को यहाँ पहुंचाया और आज वही लोग उपेक्षित हैं और डीएम बात नहीं सुन रहा है, दरोगा बात नहीं सुन रहा है, तो फिर उनको सुनाने का तरीका तो फिर कोई न कोई अख्तियार करना पड़ेगा। इस संबंध में मैंने माननीय सुनील बंसल जी को बता दिया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दिया हूँ और इंतजार कर रहा हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को, क्योंकि गोवा में वो मीटिंग में हैं, उनसे भी बात हमारी हो रही है। यूपी की कानून व्यवस्था सुधरे न सुधरे, लेकिन सीएम योगी एक पेशेवर राजनेता बनते जा रहे हैं। उनके भगवा वस्त्र पहनने के कारण उनसे स्पष्टवादी, न्यायप्रिय, सबको साथ लेकर चलने वाले नाथपंथी योगी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अब वो नेताओं की तरह दलीलें देना सीख गए हैं। 100 दिन पूरे होने पर आंकड़ा देते हुए प्रदेश के अपराध में गिरावट का दावा किया था, लेकिन हकीकत ये थी कि योगी सरकार लूट,
डकैती, फिरौती, अपहरण और रेप के आंकड़े जोड़ना भूल गईं। वहीं यूपी पुलिस के आंकड़ों को ही देखा जाए तो 15 मार्च से 15 जून तक इन 3 महीनों में ही डकैती के मामले में 13.85%, लूट में 20.46%, फिरौती के लिए हुए अपहरण में 44.44% और बलात्कार के मामले में 40.83% का इजाफा हुआ है। दरअसल पीएम मोदी को सीएम की कुर्सी देने के बदले में योगी जी 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 80 सीटें जिताकर देना चाहते हैं। इसके लिए पिछली सरकार के घोटाले के प्रचार और हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने के शरकट पर ही भरोसा रह गया है। लिहाजा विकास और कानून व्यवस्था योगी सरकार की प्राथमिकताओं के नीचे चला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो योगी आदित्यनाथ जब आए सत्ता में तो तमाम तरह की बातें कही गई, विरोध हुई, लेकिन जो तेजी उन्होंने शुरुआती दौर में दिखाई, एंटी होम स्क्वाड और साथ ही साथ बूचड़खानों पर जो कार्रवाई हुई और जिस वादे के साथ सरकार आई थी, ये कहती हुई सरकार कि उन सब पर जो है काम होगा और पिछली सरकार में जो कमियां थी खासतौर से कानून व्यवस्था की वो दूर होंगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इसके सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या सरकार उस आत्मबल के साथ आगे नहीं बढ़ रही है, नीति रणनीतियों में कोई खामी कमी है, या फिर उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी बदतर है कि वक्त की ज्यादा दरकार है, या क्या कुछ है। इन सारे पहलुओं पर चर्चा होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कौन कौन वो लोग हैं एक बार परिचय करा दे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कृष्णकांत पांडे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, कुलसुफ मुस्तफा वरिष्ठ पत्रकार और रविदास मेहरोत्रा जो पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कृष्णकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। वैसे तो पहला सवाल बनता है, कोई बीजेपी का प्रवक्ता होता है जिससे सीधे सीधे सवाल की आखिरकार तब्दीली हुई क्यों नहीं, हमने शामिल करने की कोशिश की है, देखते हैं कितनी जल्दी वो जुड़ते हैं। लेकिन कृष्णकांत जी आपसे पहले एक सवाल, जो भी परिस्थितियां दिख रही हैं इस सरकार के पहले की और अब की, क्या कुछ तब्दीली या फिर स्थितियां अभी भी वैसी की वैसी, और वजह क्या आपके हिसाब से? अरविंद जी, जो स्थिति देख रहे हैं आज 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह लग रही है कि योगी जी की सरकार जितना और सरकारें 5 साल में काम करती है उतना काम मुझे लग रहा है लगभग 100 दिन में ही यह सरकार पूरा कर ले रही है। अपराध का ग्राफ जितना पिछली सरकारों में 5 साल में रहा है उतना इनका 100 दिन में ही अपराध का ग्राफ पार कर गया है। श्रेष्ठा ठाकुर एक बहादुर पुलिस अफसर, उनको मैं आपके मंच से बधाई देता हूं। कांग्रेस पार्टी उनको बधाई देती है। जिस तरह से उन्होंने बुलंदशहर में एक बीजेपी नेता का चालान काटने के लिए, यह सरकार की पारदर्शिता जो आप ही लोगों के चैनल पर देखने को मिला, और इसके बाद उनको जिस तरह से ट्रांसफर कर दिया गया, अरे बेहतर होता कि योगी जी एक ऐतिहासिक मुख्यमंत्री बनते और उनके रूप में उसको बधाई देते, शाबाशी देते उस महिला पुलिस ऑफिसर को। तेजाब पुलिस को तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे बड़ा चैलेंज मैं उन लोगों से बता रहा हूं कि जिन महिला के ऊपर तेजाब फेंका गया और जिसको लेकर के मुख्यमंत्री जी मिलने गए और देखने गए, और उसी महिला के मुख्यमंत्री के मिलने के बाद भी अगर तेजाब फिर फेंका गया उस महिला के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिकता के नाते थोड़े से पानी में डूब मरना चाहिए। इस्तीफा मत दो, थोड़े से पानी में डूब मरना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार को। तो ये तमाम सवाल हैं कृष्णकांत जी, बिल्कुल इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और अगर पार्टी से कोई प्रवक्ता आता है तो सीधा सवाल वहां से होगा। लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें कि अमिताभ ठाकुर जी वो हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ जी, लंबे समय से आप इस तरह के तमाम चीजों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और कई बार आपका सीधे सीधे टक्कर सरकार से भी रहा है। मुलायम सिंह को लेकर जो तमाम बातें आपने कही, जो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने दिखाई थी, एक रार दिखा था और कहीं ना कहीं धमकी की भी बात उस दौरान आई थी। एक लड़ाई लंबे समय से आपकी रही है, पिछली सरकारों को भी आपने देखा है, और यहाँ पर बदलाव क्या कुछ नई सरकार में आप देख पा रहे हैं? स्थितियां क्यों नहीं बदल रही हैं? आंकड़े क्यों अभी भी वही बातें कह रहे हैं? देखिए, मेरा ये निवेदन रहेगा कि एक सरकारी सेवक के रूप में मेरी सीमाएं हैं। मैं यह नहीं कह सकता ये अच्छे हैं वह बुरे हैं, पॉलिटिकली कौन बेहतर है खराब है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक प्रशासनिक व्यक्ति के रूप में और यहाँ के एक नागरिक के रूप में भी मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनका पालन होना चाहिए, और यदि उनमें डेविएशन होता है तो निश्चित रूप से वो लंबे समय में जाके उसके दुष्परिणाम होते हैं। व्यक्ति अपने आप को एक दिन डिफेंड कर लेता है, कोई ना कोई कारण बता देता है, कई बातें होती हैं जो मान ली जाती हैं, लोग कहते हैं और लोग स्वीकार भी करते हैं उस अवसर पे
लेकिन धीरे धीरे ये चीजें जब एक साथ इकट्ठा होती जाती है तो इनके परिणाम अच्छे नहीं होते और यह बातें देर सवेर चीजें जो हैं वो नजीर के रूप में आने लगती हैं। मेरा मात्र कहना है कि जो सिद्धांत है स्थानांतरण को लेके, निलंबन को लेके, शासकीय नीतियों को लेके और किसी शासकीय कर्मी के जो भी शासकीय कार्य हैं उनको लेके उन नियमों का पूर्ण पालन होना चाहिए, हर समय पालन होना चाहिए। वे नियम बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं। हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं एक सीमा है, वो उन चीजों का आप सीधे तौर पर नहीं रख सकते, कह सकते हैं, लेकिन अगर कार्यान्वयन की अगर बात करें, आप ये कह रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन क्या वो चीजें हो रही हैं? और अगर अवरोध आ रहे हैं तो कहाँ आ रहे हैं? क्योंकि पुलिस जिसके कंधों पर आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं जहां पर इंस्पेक्टर की जो है खुलेआम हत्या कर दी जाती है, गला रेत कर, और तमाम तरह के इस तरह के आपराधिक घटनाएं जो कहीं ना कहीं एक विश्वास घट रहा है। कुछ अधिकारी अगर काम कर रहे हैं तो उनका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से मेरा ये कहना रहेगा कि कोई भी एक घटना, हर घटना को एक नजीर माना जाए। जैसे मैंने देखा सब इंस्पेक्टर की हत्या, जैसे आपने कहा बिजनौर की, यह कोई मामूली घटना नहीं है। इस घटना को इसकी पूर्ण गंभीरता में लिया जाना उचित होगा। यदि इसमें कार्रवाई नहीं होगी, मैंने देखा था कई घटनाएं घटी थी, 2012 में देखा, 13 में देखा, वह घटनाएं आपस में बढ़ती गई और बाद में कई ऐसी घटनाएं घटी। अगर प्रारंभिक घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा, ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो निश्चित रूप से इन घटनाओं से दूसरे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और पुलिस के कर्मियों का मनोबल घटता है। ये पूरे समाज के लिए नेगेटिव। बिल्कुल अमिताभ जी, हम आपकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि भले आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन वो चीजें अभी भी दिख नहीं रही हैं। शायद यही वजह है कि आंकड़े अभी कुछ और कहानी नहीं बयां कर रहे हैं जस के तस है, बल्कि कुछ मामलों में तो और भी बदतर स्थिति सामने आई है। रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी, उनसे भी समझेंगे उस वक्त के कार्यकाल को लेकर जो तमाम तरह की बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से खासतौर से जो सत्ता में थी ये कही जाती थी, और जब ये आंकड़े उस समय रखे जाते थे रविदास जी, तब ये कहा जाता था कि जो है मीडिया अपने हिसाब से चीजों को रख रही है। तब में और अब में अब आप क्या अंतर देख रहे हैं? आंकड़े अभी भी वही हैं और वैसी ही बातें आज भी हम सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं, परिवर्तन आप देखते हैं? देखिए अरविंद जी, पिछले 100 दिनों में 100% अपराध बढ़ गया है। लग रहा है उत्तर प्रदेश अपराधियों का गढ़ बन गया है। जो अपराधी प्रदेश छोड़कर के भाग गए थे वो 100 दिन में फिर से उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। आप बताइए, बिजनौर में एक पुलिस के इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई खुलेआम। एक महिला के ऊपर लखनऊ शहर के अंदर तेजाब डाल दिया गया और उस महिला को देखने के लिए मुख्यमंत्री खुद गए और उसके बाद दुस्साहस देखिए अपराधियों का कि उसी महिला के ऊपर दोबारा फिर से तेजाब डालने का काम हुआ। प्रदेश सरकार के लिए इससे अधिक और शर्म की बात संभव नहीं है कि इसको मुख्यमंत्री देखने जाए, उसके बाद दोबारा उसके ऊपर फिर से उस हमारी बेटी के ऊपर तेजाब फेंकने की घटना हुई। इसका मुख्य रूप से अभी आपने कहा वजह क्या, कारण क्या है? अपराधी लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहे हैं, मंत्रियों की गाड़ी में अपराध करने वाले अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। बुलंदशहर में एक बहादुर साहसी पुलिस की अधिकारी ने एक भाजपा के नेता को पकड़ा तो उसका ट्रांसफर करने का काम हो गया। आप मालूम कर लीजिए, 2014 में चुनाव लोकसभा के हो रहे थे अरविंद जी, उन्नाव में जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं साक्षी महाराज, इन्होंने उन्नाव के अंदर 10 जगह पर कहा मीटिंगों में कि बीएसपी का नेता गुंडा है, अपराधी है, अपहरण करता है। ये लड़ाई एक सन्यासियों गुंडे की है और उसी गुंडे ब्रजेश पाठक को प्रदेश के में सरकार में मंत्री बना दिया गया है, जिसका साक्षी महाराज का कई टेप मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अपहरण करना, हत्या करना, फिरौती मांगना ये इसका पेशा है। ये गोरखपुर के एक माफिया गुंडे का शूटर है, वो आज प्रदेश सरकार का मंत्री बन गया है और उस मंत्री के सरकारी गाड़ी में
अपराधी घूम करके अपराध करने का काम बिल्कुल रविदास जी, अगर हालात लेकिन अगर जरा थोड़ा पीछे चला जाए, इस तरह के सवाल जब आपकी सरकार सत्ता में थी तब भी हम उठाते थे, इस तरह की आपराधिक घटनाएं तब भी सामने आती थी और उस समय भले ही आप लोग बचाव की मुद्रा में रहते थे, आज परिस्थितियां बदली हैं, आक्रामक मुद्रा में हैं आप, ठीक है। सवाल लेकिन फिर भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि नई सरकार जब आई तो वादे तमाम किए गए थे कि चीजें ठीक होंगी, लेकिन वो होती हुई नहीं दिख रही है और एक सवाल जनता की तरफ से उस सरकार के किसी भी नुमाइंदे से बनता ही बनता है। दर्शकों को बता दें कि शशांक त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एमएलए बीजेपी के। ठीक है रविदास जी, बिल्कुल कई सारी चीजें हैं, आपकी तरफ से भी होंगी, दर्शकों की तरफ से भी है, हमारे पास भी कई सवाल हैं और पैनल में और भी लोग हैं, उन सबको लेते हुए आगे बढ़ना है। रविदास जी लौटूंगा आपके पास, शशांक जी पहुंच गए हैं, शशांक जी एमएलए बीजेपी, उनसे हम जानना चाहेंगे आखिर उन वादों का क्या हुआ। शशांक जी। जो वादे किए गए थे वो वादे आज भी हैं और उनको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रदेश हमको मिला, आप सब लोग जान रहे हैं किस हालत में प्रदेश था और एक एक घर में ये आलम हो गया था कि दरवाजे बंद रखो कहीं कोई घुस ना आए। आज हमारी माँ बहनें सुरक्षित हैं, रात बिरात सड़क पे निकलती हैं, वारदातें हो रही हैं। बात कर रहे हैं शशांक जी, नहीं रहा। आंकड़े उठा के देखिए, आप आंकड़े उठा के देखिए, स्थिति बहुत बद से बदतर हुई है। मेरे पास भी वो रिकॉर्ड मौजूद है, अब उस पर रिकॉर्ड पर और आंकड़ों पर मत जाइए। अगर ओवरऑल अगर देखा जाए, अभी हाल की घटना को उठा के देख लीजिए, जहां सीएम जिससे मिलने जाते हैं तेजाब की पीड़िता उस महिला के साथ, उसके साथ फिर सेम वही घटना हो जाती है, फिर से तेजाब फेंक दिया जाता है, पुलिस वालों पर हमला हो रहा है, पुलिस वाले अगर कुछ कार्रवाई कुछ अगर कहीं से की जा रही है, उनका ट्रांसफर हो जा रहा है। तमाम तरह की घटना एक दो नहीं है, 50 घटनाएं ऐसे जो है जुड़ाई और गिनाई जा सकती हैं। ओवरऑल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घटना को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर आप लोग सत्ता में आए, कानून व्यवस्था बड़ी समस्या थी उस वक्त भी, आज भी क्यों बनी हुई है? कानून व्यवस्था सुधर रही है। आप देखिए, मैंने बताया ना मैंने आपको कि महिलाओं पे बलात्कार की घटनाएं, आंकड़े आप देखिए, वो कोई झुटलाए नहीं जा सकते, घटनाएं बढ़ रही है। ठीक है रविदास जी, लौटूंगा आपके पास, एक बार जरा शशांक जी को अपना पक्ष रख लेने दीजिए। रविदास जी आप बड़े हैं, मैं एक आग्रह आपसे करूंगा कि मैं आपको नहीं टोक रहा था, मुझे ना टोकें। रविदास जी आपसे निवेदन है, आप शशांक जी की बात रख लेने दीजिए, फिर आप ही के पास पहले आऊंगा, बाकी लोगों को उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा इस चर्चा को। जी शशांक जी। महिलाओं पे अत्याचार कम हुआ है, कुछ शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, मैं मानता हूं घटनाएं हैं, शर्मनाक हैं, लेकिन जो भी घटना हो रही है खुलासे तुरंत हो रहे हैं। कोई भी ऐसी घटना नहीं है कि जिसका खुलासा ना हुआ हो, चाहे वो हमारे सीतापुर जिले का ट्रिपल मर्डर केस हो, चाहे मथुरा का केस हो, कोई भी केस आप ले लीजिए, खुलासा हो रहा है। अभी जैसे हमारे रविदास जी पूर्व मंत्री ने बताया कि ये महिला ने, सीओ ने कहा कुछ इस तरीके से जो आप स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, तो वो रूटीन ट्रांसफर था। हमारे यहाँ कोई दबाव में ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग, हमारे तबादला जो है व्यापार नहीं है, ये सब जान रहे हैं और कुछ समय तो लगता है व्यवस्थित होने में। जो लूटा हुआ प्रदेश, जो उजड़ा प्रदेश मिला था, उसको संभालने में थोड़ा समय लगेगा। हमारे संत यशस्वी मुख्यमंत्री जो भी कार्य कर रहे हैं अपराधों पे अंकुश लाने के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए जो भी कार्य किया जा सकता है, दिन रात मेहनत करके कर रहे हैं। इस पे कोई भी आप आरोप लग नहीं सकता, मैं ये आपको बताता हूँ। चलिए, लेकिन कोशिश की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कोशिश तभी सफल मानी जाएगी जब कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी आना शुरू हो जाए। और वक्त, आखिर कितना वक्त, किस तरह के वक्त की दरकार है? जी रविदास जी अपनी बात पूरी कीजिए। अरविंद जी, रिजल्ट आ रहा है। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि जो लोग अपराध कर रहे हैं पकड़े जा रहे हैं। लखनऊ शहर में जहां पर एक महिला के ऊपर दोबारा फिर से तेजाब फेंका गया, पहली बार तेजाब फेंकने के बाद मुख्यमंत्री देखने गए, उसके अपराधी पकड़े नहीं गए और उन्हीं अपराधियों ने दोबारा फिर से दुस्साहस देखिए कि दोबारा फिर से उस हमारी बेटी के ऊपर तेजाब फेंकने की घटना हुई है। और जो बुलंदशहर की बात कह रहे हैं, ये ट्रांसफर रूटीन का नहीं है, रूटीन ट्रांसफर नहीं हुआ है। उसने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को रोका, चालान किया और उसका वीडियो आया, उसके बाद उसका ट्रांसफर करने का काम हुआ है।
अभी बिजनौर में जो कह रहे पकड़ जा रहे हैं, बिजनौर में सरेआम पुलिस के अधिकारी की हत्या हो गई, कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और अप्रैल के महीने में आप निकाल लीजिए 2016 में बलात्कार कितने हुए थे, उससे 4 गुना बलात्कार अप्रैल 17 में होने का काम हुआ है। अपराध बढ़े हैं और अपराध बढ़ने का कारण यह है जो मैंने आपसे स्पष्ट कहा। शशांक जी, संक्षेप में लाल अगर आप इसका जवाब देना चाहें, बाकी पैनल में और लोगों के पास भी मैं जाऊंगा। आप एक जवाब सुरक्षित है महिलाएं, ये किसी भी महिला से आप पूछ सकते हैं। 14 में कहा था कि एक अपराधी एक गुंडा है। साक्षी महाराज जी हमारे सांसद हैं, वो ऐसा कुछ बात कह नहीं सकते। और ब्रजेश पाठक जी हमारे मंत्री हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। कुछ घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं पे तुरंत कार्रवाई हो रही है और मैंने अभी उदाहरण दिया आपको। ठीक है, साक्षी महाराज जी ने 14 में कहा चुनाव में कि ब्रजेश पाठक गुंडा है, अपराधी है, ये पूर्वांचल के माफिया का शूटर है, ये कहा कि नहीं कहा? और वो मंत्री है कि नहीं? रविदास जी, मैं चाहूंगा कि अगर पूरी चर्चा को जो है मर्यादित तरीके से आगे बढ़ाया जाए, कहाँ किसकी क्या चीजें रही और चुनाव में कहाँ क्या हुआ, हारा जीता, इस तरह का कहीं से भी कोई प्रभाव नहीं रहना चाहिए। जो अगर बेहतर तरीके से इस चर्चा को सार्थक तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो बेहतर है। ठीक है शशांक जी, किसी मंत्री के ऊपर, किसी विधायक के ऊपर आज भी कोई आपराधिक छवि नहीं है, कोई दाग नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है भाजपा की गवर्नमेंट जाने के बाद 15 साल में कि कोई भी बगैर आपराधिक छवि का किसी के ऊपर अपराध की कोई छवि नहीं है, कोई अपराध का कोई दाग नहीं है। लेकिन अपराध भी तो कम हो, खत्म हो, ये एक बड़ी बात है। कुलसुम मुस्तफा हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। खत्म होगा। ठीक है कुलसुम जी, क्या लग रहा है आपको, अगर तमाम सरकारों को देखा जाए और पिछली और सरकार को ही अगर कंपैरिजन किया जाए, जो बातें कही गई वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही है? क्योंकि आंकड़े ये बात साफ रख रहे हैं, ना हम कह रहे हैं ना विपक्ष कह रहा है, आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। वजह क्या आप मानती हैं? क्या बेहतर तरीके से इम्प्लीकेशन में कहीं से कोई खामी है या फिर क्या वजह? देखिए, मीडिया का काम तो एक आईना दिखाना है। जी। जो सिचुएशन है उसको बताना एक हमारी जिम्मेदारी है और हमारा काम भी है। पांडे जी ने जो कुछ बातें कही उससे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, मगर कहीं मुझे लगता है कि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी अगर हम कहें कि हर चीज पे, हर फ्रंट पे सरकार फेल हो गई है। मुझे लगता है सरकार के ने आकलन जो किया और डेडलाइंस जो दी, उससे कहीं ना कहीं जनता में एक गलत मैसेज गया कि हम इतने दिन में गड्ढे भर देंगे, हम इतने दिन में अपराध खत्म कर देंगे। शायद उन्हें खुद भी ये अंदाजा नहीं था कि वो किस तरह की सरकार की जो नेगेटिविटी है उसको वो इनहेरिट कर रहे हैं। यहाँ वो बिल्कुल फेल हुए। अमिताभ जैसे इतने अपराइट पुलिस ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, उन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को किसी पार्टी से ना संबंधित होकर एक जनरल रिएक्शन देना चाहिए सिचुएशन पे। और उनसे आज मैं जरूर उम्मीद करूंगी कि जो पुलिस की साथ हो रहा है, जो सिचुएशन है, उस पे वो जरूर जनता का और उसी तरह साथ दें जैसे उन्होंने पहले भी दिया। जहां तक त्रिवेदी जी की बात है, वो कांग्रेस, वो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, इसलिए जाहिर बात है उनकी कुछ मजबूरियां हैं, वो अपनी पार्टी की पॉलिसीज को डिफेंड करेंगे। मुझे उनसे सिर्फ ये कहना है कि आपकी सरकार जब पावर में आई तो इतना बड़ा आपको बहुमत मिला, वो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा बहुमत बगैर माइनॉरिटी के सपोर्ट के मिल नहीं सकता था, मगर आपने एक बहुत बड़े सेक्शन को अपने से अलग कर लिया है बहुत सी अपनी पॉलिसीज के जरिए। जहां तक करप्शन की बात है, एक बारिश हुई और सारे गड्ढे हेरिटेज जोन के आपके सामने आ गए कि क्या हुआ। तो करप्शन को हम डिनाई नहीं कर सकते कि पिछली सरकार ने इन्हें बहुत ही मुश्किल गवर्नेंस का टाइम दिया है, मगर अब 100 दिन हो गए हैं। 100 दिन ना ज्यादा कम है ना ज्यादा है, उसमें एक मैसेज जरूर जाना चाहिए कि क्या हो रहा है।
आरटीआई एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जिससे हमें बहुत सी चीजों की जानकारी होती है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि आरटीआई से हमें जो पता चल रहा है उससे लग रहा है कि पिछली सरकार ने बहुत कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से शायद करप्शन, इनएफिशिएंसी, बैड गवर्नेंस, ये सब एक साथ आ गई। जहां तक आरटीआई की लेटेस्ट जो यहाँ पर बैठे हैं ठाकुर साहब, इनकी वाइफ नूतन ठाकुर जी ने अभी एक आरटीआई लगाया जिससे पता चला कि कितना बिग अमाउंट जो है एक एनजीओ को दे दिया गया, क्योंकि वो एनजीओ का जो करता धरता है वो सरकार से जुड़ी है। रविदास जी एक बहुत सम्मानित व्यक्ति भी हैं और बहुत दिनों तक वो गवर्नेंस में रहे, वो भी जानते हैं कि क्या क्या हुआ। लेकिन मैसेज ये नहीं है कि अब ये सरकार आ गई है तो सब कुछ सही हो रहा है। ये सरकार ने करप्शन के सेंटर्स बदल दिए हैं, करप्शन हो रहा है। और जहां तक अपराध की बात है, अपराध भी बहुत बड़ा है। अगर ये चीजें कंट्रोल में नहीं आएंगी तो जिस चीज के लिए जनता ने उन्हें वोट दिया है वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ही डिसअपॉइंटेड है कि जो करप्शन के सेंटर्स हैं, जो जितना भी क्राइम हो रहा है, वो अपने आप में लग रहा है कि पिछली सरकार की तरह सब चीजें चल रही हैं। कोई ज्यादा बदलाव जनता को दिख बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार चीजें बदल क्यों नहीं रहा। और जैसे कि आपने रेफरेंस दिया, बातें की, अब वो खबर हम दिखा भी रहे हैं जहां पर 86% हिस्सा जो है वो एक गौशाला को गया है। और इसमें जो है पार्टी और परिवार के जुड़े हुए लोग का नाम आ रहा है, अपर्णा और तमाम लोगों का। और यहाँ पर जैसा कि आपने कहा कि रविदास जी भी हैं, सवाल आज उठा रहे हैं, लेकिन सवाल उनकी तरफ से भी कई हैं जिनके जवाब देने थे और देने हैं। लेकिन आज का जो सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि स्थितियां बदल क्यों नहीं रही और क्या कहीं ना कहीं टाइम फ्रेम, जैसा कुलसुम जी ने भी कहा, वो बड़ा होना चाहिए। इनका समय की और ज़्यादा दरकार है और सरकार कहीं ना कहीं जल्दी दिखाने की वजह से और बेहतर रिजल्ट की वजह से वादे गलत कर दे रही है। इन सब पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। तमाम तरह के रिपोर्ट्स भी हम बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे। अपराधियों के अभ्यारण्य के तब्दील हुए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अपनी मनपसंद जगह तैनाती के बावजूद राज्य में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। हालत ये हो गई है कि योगी सरकार ने पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए करीब 1800 पुलिसकर्मियों के तबादले कर दिए। करीब 1500 सिपाही, दारोगा और इंस्पेक्टर और 244 डीएसपी के साथ बुलंदशहर के सीओ श्रेष्ठा ठाकुर भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने बीजेपी नेताओं के कानून तोड़ने पर उन्हें गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट देखिए इस पर भी, इस पहलू पर भी पैनल से हम चर्चा जारी रखेंगे। कहीं भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी भी चिराग का अपना मकान नहीं होता। कर लीजिए कितने भी तबादले, चिराग जहां भी जाएगा वहीं रोशनी लुटाएगा। तो वहीं आप कितने भी मनभावन अफसर को बुलाकर करीब बैठा लीजिए, सरकार की असुरक्षा भले ही दूर हो जाए, जनता की हिफाजत किसी के बस की बात नहीं। योगी सरकार बनते ही बड़े अफसरों के तबादले कुछ इस अंदाज में किए जा रहे थे कि चुनाव से पहले ही तय कर लिया गया है कि किस शहर का कोतवाल कौन होगा। पूरे 100 दिन तबादले करते रहे तो अपराधी जरायम करते रहे। पानी जब सर से गुजर गया तो अब सरकार को पूरे घर के बदल डालने की जिद सवार है। कुल 1800 पुलिसकर्मियों में 1500 सिपाही, दारोगा और इंस्पेक्टर तथा 244 डीएसपी शामिल हैं। लेकिन तबादले करके भी योगी सरकार की नीयत पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इन्हीं अधिकारियों में बुलंदशहर की श्रेष्ठा ठाकुर भी है, जिन्होंने बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की थी। जाहिर है कि संदेश क्या जा रहा है, तबादला भी नेपाल के पास तराई इलाके में। महिला अधिकारी के होने के बाद भी योगी सरकार का दिल ना पसीजा। प्रशासनिक आधार पर जरूरत पड़ने पर हम लोग 1.5 साल 1 साल में भी ट्रांसफर करते हैं। ये स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है। दिल तब भी नहीं पसीजा था जब जौनपुर की कांस्टेबल दीक्षा सिंह को लाइन हाजिर किया गया था। दीक्षा सिंह की गलती ये थी कि उसने भरी अदालत में एक वकील की बदतमीजी का विरोध किया था। गोरखपुर में तो बीजेपी विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने चारों निगम को इतना बेइज्जत किया था कि वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। ये वही आईपीएस चारों निगम है जिसने बुंदेलखंड में माफियाओं को नाको चने चबवा दिए थे। लखनऊ में अखिलेश राज के दौरान तैनात की गई मंजिल सैनी को भी योगी सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हकीकत तो ये है कि योगी सरकार के 3 महीने के दौरान कम से कम आधा दर्जन महिला पुलिस अधिकारियों को इस तरह के दबाव झेलने पड़ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मोदी मंत्र का निरंतर जाप करने वाले सीएम योगी के फैसलों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।
योगी जी ने बालिकाओं के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए किसी मौके पर उनके पांव भी धुलाए, लेकिन जहां सत्ता का स्वार्थ जुड़ गया वहां सारे आदर्श भुलाए हैं। हालत यह है कि तबादले पुलिस महकमे के लिए सरकार की धमकी साबित हो रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के हिसाब से काम न करने वाले दूर दराज इलाकों में फेंके जा रहे हैं। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं तो पुलिस दहशत में है, कहीं सत्तारूढ़ दल के नेताओं की वजह से तो कहीं इन नेताओं के संरक्षण में पल रहे अपराधियों की वजह से। ये कैसा राम राज्य है योगी जी, जहां सीताओं से अग्नि परीक्षाएं ली जा रही हैं और मारीच राजधानी में तेजाब लेकर हमला बोल रहे हैं। अंशुमन त्रिपाठी, APN। तो रिपोर्ट आपने देखी। सवाल जस का तस, आखिरकार सरकार इस तरह के क्रियाकलापों से क्या साबित करना चाहती है, किस तरह से अंतर लाना चाहती है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस रिपोर्ट को देखने के बाद पहला सवाल बनता है, MLA बीजेपी हमारे साथ शशांक त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। शशांक जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप? 1800 ट्रांसफर, अगर 4 महीनों को देखा जाए तो 4000 पुलिसकर्मी और अफसरों का तबादला हुआ है, जिनके दम पर कहीं ना कानून व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश सरकार कर रही है और कह रही है, उनके साथ इस तरह का बर्ताव। जो भी ट्रांसफर हैं वो रूटीन में हो रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है ट्रांसफर होना। और जैसा अभी मैं रिपोर्ट में देख रहा था कि बेटी बचाओ बेटी के लिए हम लोग अभियान जो कर रहे हैं, आज हमारे आप देखिए सीतापुर जिले में, हरदोई जिले में, उन्नाव जिले में, इन सब जिलों में महिला अधिकारी पोस्टेड हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन उनके साथ हो क्या रहा है? इस रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया, 4, 5, 6 नाम ही हम इसमें जोड़ पाए और उसका मैसेज समझिए। एक जो वायरल हो गया सीओ उनका ट्रांसफर अपने कोई लिस्ट में पहले से ही था। ऐसा नहीं है कि अगर ये वीडियो ना होता तो भी वो ट्रांसफर होना ही था। वो कोई अलग से एक विशेष नहीं किया गया उसको। अमिताभ जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक घटना आप देख लीजिए, एक घटना देख लीजिए आप। ठीक है, इसी तरह का जवाब आ भी रहा है। जब से ये घटना सामने आई है, तमाम लोगों से हमने बात की और आप लोगों की तरफ से सिर्फ इसी तरह का जवाब। अमिताभ जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, जैसा कि कुलसुम जी ने कहा कि थोड़ा हम चाहेंगे और ओपन तरीके से आप सामने आए और हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल राइट जैसे जवाब आपकी तरफ से नहीं आएंगे। स्थितियां जो सामने हैं, जो रिपोर्ट हमने दिखाई, कितनी सच्चाई, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं और आखिरकार खामियां आपकी नजर में कहां पर है, कैसे वो दुरुस्त होंगी? देखिए, मैं पहले तो कुलसुम जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने कहा कि आप वही बात कहें जो आपको सही लगता है। मैं कोशिश वही करता हूँ। इसमें मैंने समझता कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि कहूँ कुछ और सोचूं कुछ। यह एक निवेदन करूंगा और मैं उन्हें धन्यवाद भी दूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले बात कही, मैं समझता हूँ मैंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं कही जो मेरे सेवा नियमावली जिनके मुझे रोकती हैं, उनके अंदर मैं अपनी बात कह रहा हूँ। जैसे मैं पहली बात ये कहूंगा, जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया, हम लोग सेवा में आते हैं। जो सेवा में हमारे आने की जो प्रमुख इच्छाएं होती है, उनमें एक इच्छा यह होती है कि हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा सम्मान हो। वो उस जो श्रेष्ठा है वो एक जगह तैनात थी, दूसरे जगह गई, ट्रांसफर हो गया, बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है कि आप भी और बाकी भी और सारे लोग श्रेष्ठा जी को सम्मान दे रहे हैं, उनको एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं? कुछ न कुछ उन्होंने ऐसा किया जिससे लोगों को ऐसा मैसेज गया कि श्रेष्ठा हम लोगों के लिए एक प्रतीक है। मुझे लगता है ये जो प्रतीक के रूप में आपने जो उनको स्थापित किया, वही उनका गेम है, वही वास्तव में उन्होंने जो कुछ भी किया, जिस प्रकार से चीजें सामने आई, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को रखा और जिसको लोगों ने सराहा, ये आम व्यक्ति ने सराहा, ये चीजें वायरल हुई। वायरल किसी ने कराया नहीं, उन्होंने किसी से कहा नहीं, उन्होंने किसी को कहा हायर नहीं किया कि मुझे पब्लिसाइज करो। लोगों को लगा कि इस महिला ने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसी बात कही है जो शायद और लोग नहीं कर रहे हैं। वह सम्मान स्वतः उद्भूत हुआ। ऐसा स्वतः उद्भूत सम्मान जिसको भी हासिल हो रहा है, यदि उसके बदले उसे कुछ देना पड़ रहा है, अलग अलग लोग उसे अलग अलग रूप में कहें, लेकिन मैं यही कहूंगा कि उस महिला को अंततोगत्वा सम्मान मिला, उस महिला को प्रतिष्ठा मिली। ऐसा ट्रांसफर रूटीन प्रक्रिया कही जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि हर वह ट्रांसफर जिसको लेके बहुत सारी या तो भ्रांतियां उत्पन्न हो या बहुत सारी बातें कही जाए, निश्चित रूप से जो ट्रांसफर करने वाले अधिकारी होते हैं
उन्हें इस बात को सोचना चाहिए कि जैसे कहावत है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि ऐसे तमाम ट्रांसफर जो विवादित होने की स्थिति में है उनसे बचना चाहिए, क्योंकि उससे न सिर्फ वो व्यक्ति जो ट्रांसफर हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसको एक गलत संदेश जाता है, बल्कि व्यापक संदेश भी जाता है समाज में भी। मैं नहीं समझता कि आप श्रेष्ठा जी का ट्रांसफर आपने आखिर क्यों लिया, आपने क्यों टेकअप किया। कोई ना कोई बात रहती है जो आप लोग ऐसे ट्रांसफर को टेकअप करते हैं, और मैं समझता हूँ ट्रांसफर को टेकअप करना ही अपने आप में सारी बातें कह देती है। उसमें हर बात अलग से कही जाए मुझे ख्याल से वो आवश्यक नहीं है। ठीक है, 288 या कितने ट्रांसफर हुए, आपने एक नाम लिया, कहीं ना कहीं कोई बात थी, और मैं इस दृष्टि से मैं समझता हूँ मैं भी श्रेष्ठा को सम्मान दे रहा हूँ और सैल्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, शशांक जी जवाब देंगे। अब हम मीडिया की तरफ से नहीं और हम लोग अलग से नहीं दिखा रहे हैं, भले ही वो वीडियो वायरल हुआ, सबने देखा, दर्शकों ने देखा क्या कुछ किस तरह से जो है विरोध पार्टी की तरफ से और नारेबाजी हो रही थी, वो एक ताकत दिखाने की कोशिश जो है वो उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रही थी। अमिताभ ठाकुर जो सवाल उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे आप इसका? अरविंद जी, अगर पूर्ववर्ती सरकारें आपने पिछले 15 सालों में देखी हैं और उन पूर्ववर्ती सरकारों में अगर ट्रांसफर हुआ होता तो ये किसी अटैच कर दी जाती किसी हेडक्वार्टर में या कहीं, इनको वहीं पे फील्ड में पोस्टिंग दी गई है। हमारे अमिताभ ठाकुर साहब पास में बैठे हैं, इनको जानकारी होगी, आप भी जानते हैं, फील्ड में पोस्टिंग देना किसी अधिकारी पे पूर्णतया विश्वास करना होता है, तभी फील्ड में पोस्टिंग दी गई है उनको, और फील्ड से हटा के दूसरी जगह रूटीन में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां पे बहराइच में भी कुछ घटनाएं ऐसी होंगी और हो गई, तो लगा होगा हमारे अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को, कि वहां पे जाके ये घटनाएं रोके, तो इसलिए उनका ट्रांसफर है। इसमें कोई नई बात नहीं है, टाइमिंग उसकी गलत है क्योंकि उसी टाइम पे ऐसा वीडियो वायरल हो गया, तो उसको सब लोग पॉइंट आउट उस घटना को कर रहे हैं। बाकी रूटीन का ट्रांसफर है, अधिकारी सक्षम है, अपने को अधिकारी कार्य करना चाह रही है तो उसको कार्य करने का फिर वहां भी मौका दिया गया है। बहराइच में रहेंगी, और जैसा उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा कि मैं बहराइच जाऊंगी, वहां पे भी मैं कार्य करूंगी। उनके पास कहने के लिए करने के लिए एग्जैक्टली और कुछ रह भी नहीं जाता है शशांक जी। और अगर टाइमिंग ऐसी थी तो क्या उस टाइमिंग का सरकार ख्याल नहीं रख सकती थी? जब आप एक साथ जो है इतने बड़े संख्या में ट्रांसफर कर सकते हैं तो क्या कहीं ना कहीं वो चीजें रुक नहीं सकती थी? वक्त के हिसाब से उसको नहीं इम्प्लीकेट किया जा सकता था? नहीं, बिल्कुल, मैंने वही कहा ना कि घटना कोई ऐसी विशेष घटना नहीं हुई वहां पर। वहां पर जो वीडियो हुआ तो वो भाजपा के, कथित भाजपा के, कहा गया कि भाजपा के वहां पे पदाधिकारी गण हैं और उनसे बहस हो रही है। उन्होंने उस दिन 2000 चालान किए, 2000 चालान में कुछ लोग आक्रोशित हो गए, कुछ लोग उस भीड़ में आके खड़े हो गए, उसी घटना को वायरल कर दिया गया। उसी समय ट्रांसफर लिस्ट बन रही होगी जैसा मैं जानता हूं, और ट्रांसफर लिस्ट बनते समय ये नहीं ध्यान दिया गया, उस समय यहाँ पे ये देखा गया कि जो हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं, जो चाहे वो सीओ हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष है, अगर सक्षम है तो उनको उस जगह से उठा के किसी दूसरी जगह ट्रांसफर का जो नियम सामने आया, कहीं ना कहीं इस घटनाओं के बाद ये लगता है कि ये नियम ही अपने रास्ते से भटक गया है या भटका दिया गया है, या कहीं ना कहीं अपना हित साधने की, ताकत दिखाने की कोशिश है क्या? कृष्णकांत जी, आपका पक्ष। अरविंद जी, जैसा हमारे भाजपा के साथी बता रहे हैं, इनके 2-3 बातों का जवाब देना चाहूंगा कि सहारनपुर में जिस तरह से पुलिस कप्तान के परिवार को धमकाया गया और सहारनपुर के पुलिस कप्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनको मनचाही पोस्टिंग, अच्छी पोस्टिंग जिसको कहा जाता है, नोएडा गाजियाबाद दे दिया गया। वो भी क्या रूटीन ट्रांसफर था? दूसरी चीज, यह रूटीन ट्रांसफर जिस तरह से श्रेष्ठा, जैसा अभी अमिताभ ठाकुर साहब बता रहे थे, यह सही है कि नौकरी की एक बाध्यता होती है, उसमें ही बधे हुए हैं। बहुत बातें ऐसी हैं जो चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर मैं समझता हूं पिछले कई दशक में, वर्षों में नहीं, मैं दशक की बात कर रहा हूं, इतने लंबे ट्रांसफर शायद नहीं हुए। आदरणीय योगी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया, 15 दिन तक लगा कि उन्हीं पुराने लोगों से काम करेंगे जिससे अखिलेश यादव जी की सरकार काम कर रही थी। लेकिन जब शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि ट्रांसफर का उद्योग अगर पिछले सरकारों को कहा जा रहा था तो यह ट्रांसफर का पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा महाउद्योग चल रहा है।
हमारे भाजपा के सम्मानित विधायक जी ने एक बात और कहा कि यह पहली सरकार है 15 सालों में जिसमें कोई भी आपराधिक छवि का व्यक्ति मंत्री नहीं है, क्योंकि हमारे सपा के साथी रविदास जी बार बार ब्रजेश पाठक जी पे आरोप लगा रहे थे। तो मैं आदरणीय विधायक जी से पूछना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के श्री शशांक त्रिवेदी जी से, कि जो सरकार का मुखिया है उसके ऊपर आज के तारीख में कितने मुकदमे हैं, ये तो कम से कम पता कर लेते। और इलाहाबाद और कौशाम्बी मिला करके हमारी सरकार के जो डिप्टी चीफ हैं, उनके मेरे पास पूरी फहरिस्त है दोनों लोगों की, किस धारा में, किस जनपद के किस थाने में मुकदमे हैं। अगर आपको समय होगा तो मैं वो भी बता दूंगा। और यह दो जो सरकार के मुखिया और डिप्टी मुखिया हैं, इनके ऊपर अगर जितने मुकदमे हैं तो क्या वह साबित करता है कि सरकार बड़ी आपराधिक छवि के लोगों की नहीं है? देखिए, जिस सरकार का डीजीपी कह रहा हो कि अपराध होते रहते हैं, नहीं रुक पाएगा। जिस सरकार का आज कैबिनेट मंत्री सरकार को धमकी दे रहा है कि हम धरने पर बैठेंगे, और मोती सिंह जैसा एक मंत्री प्रतापगढ़ के जिस तरह से वह लोगों को कालिक पोतने की बात कर रहे हैं, आपके चैनल पे ही देख रहा हूं, यह कहीं न कहीं आज तो यह साबित करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 100 दिन पर आधी रात को कानून व्यवस्था के नाम पे जरूर जश्न मनाना चाहिए था, ताकि यह भी एक इतिहास में एक अध्याय जुड़ता। न 100 दिन, 180 दिन पर मेरी सलाह है कि इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था पर अवश्य जश्न रात को मनाएं। शशांक जी, पार्टी के अंदर से भी इस तरह से आवाजें उठ रही हैं और घटनाएं भी हमने दिखाई हैं। पिछले अरविंद जी पिछले 15 साल में हमारे जो भी नेता हैं उनके ऊपर जो भी लगाए गए वो विरोधी पार्टियों द्वारा आरोप लगाए गए, और वही सारे आरोप दोहराए जाते हैं बार बार। आज तक कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और ना होगा। इनके कई नेता ऐसे हैं कि जो अब मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं जनता की बात करने आया हूं और जनता की बात करूंगा। लेकिन अगर यही बात है तो इनके एक एक नेता का मैं दे सकता हूं सिजरा कि कौन किस धारा में कब कहां पे जा चुका है, क्या क्या इनकी शीर्ष नेता से लेके और जमीनी नेता तक। लेकिन उस विषय पे मुझे नहीं जाना, मुझे अपने नेता के विषय में बताना है, चाहे वो ब्रजेश पाठक जी हो, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हो, चाहे हमारे संत के ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हो संत यशस्वी मुख्यमंत्री जी हो। सारे आरोप मिथ्या हैं, झूठे हैं। किसी के ऊपर कोई भी अपराध आज तक सही अपराध ऐसा नहीं किया गया कि ये अपराध में ये अपराधी घोषित हुए हों या कुलसुम जी, आपके पास आना चाहूंगा। अपराधी छवि और व्यक्तित्व कहीं ना कहीं एक बाधा रही है पिछली सरकारों में भी और इस सरकार में भी। ठीक है रविदास जी, लौटूंगा आपके पास, एक बार अन्य लोगों को भी शामिल कर ली जाए, इसके बाद लौटता हूं आपके पास। अपराधी छवि की अगर बात की जाए या फिर ट्रांसफर को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको ये रूटीन से ज्यादा कहीं ना कहीं से अपनी ताकत इस्तेमाल करने का, अपने विचारों को थोपने का एक जरिया बना लिया गया है? देखिए, जो हम इस तरह की छवि की, जो आपराधिक छवि की बात करेंगे तो उसके लिए तो शायद एक अलग प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि इसमें से जो लोग भी आए हैं वो चुन के आए हैं, जनता ने उन्हें चुना है और जनता को उनके चेहरे, उनके कारनामे, उनकी कार्य जो वो थी, सबके बारे में जानकारी थी। शायद हमें बात ये करना चाहिए कि इसके बावजूद कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह से जनता को एक अच्छी सरकार, एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। मुझे लगता है इस सरकार को पिछली सरकार ने जो गलतियां की उससे जरूर सीखना चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि बहुत ज्यादा आरोप या चीजों को इतनी आसानी से लेना, जनता ने जो आपके ऊपर भरोसा किया है उसके बारे में ना सोचना। देखिए, इसीलिए जो इस तरह का मैंडेट आया उससे ये बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरह की भी छवि है, उस छवि के बावजूद लोगों ने उनको वोट देके एक बहुत ही जो डेमोक्रेटिक तरीका है उससे वो उन्हें सरकार में लेके आए। अब बात आती है कि अब उन्हें करना क्या है। क्या ये छवि के बारे में ही हम लोग हमेशा बात करते रहेंगे, या जो वो आगे कार्य करेंगे, किस तरह से वो जनता के विश्वास को कायम रखते हैं, वो शायद उसमें बड़ी ढील है। और मेरे ख्याल में त्रिवेदी जी को और इन लोगों को विचार करने की बहुत जरूरत है
कि जिस तरह की डेडलाइंस दी जा रही हैं, जिस तरह का मैसेज जा रहा है, जिस तरह के एसिड अटैक्स हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है, चाहे आप ये भी कहिए कि पिछली सरकार में तो ये सारी चीजें दर्ज ही नहीं होती थी, FIR नहीं फाइल होते थे, वो कुछ नॉर्मल सेंटेंसेस है जो हर सरकार बोलती है और जो सरकार चली जाती है वो भी बोलती है। मुझे लगता है कि जो जरूरत है आज वो ये है कि किस तरह का काम हो रहा है और जो पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, जिसके बिना पे वो चुन के आए थे, वो उस डायरेक्शन में कितना आगे बढ़े हैं। 100 दिन में उनका एक डायरेक्शन रोड मैप तो बन गया होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जनता को फिर जब उसे मौका मिलेगा तो फिर वो अपनी चॉइस सामने दिखाएगी। जहां तक सबका विकास है, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा हो रहा है। अगर कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसमें आपको एक फियर दिखता है और लोगों को लगता है कि उनके लिए काम नहीं हो रहा है, उस चीजों पे सोचने की जरूरत है। क्राइम को हमें कम करने के तरीके हैं और मुझे नहीं लगता कि हाई लेवल पे ट्रांसफर करने के बाद कोई, जब तक हम थाने के स्तर पे ट्रांसफर्स नहीं करेंगे, थानों को सही तरह से मैनेज नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि पुलिस की पूरी प्रॉपर रणनीति होने रखने की जरूरत है। आएगा बिल्कुल इस तरह के बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल इस तरह के ट्रांसफर जो है ताश के पत्तों की तरह तमाम तरह के पिटने की और तमाम घटनाएं हम पहले भी दिखाते रहे हैं। महज कई बार ये दिखावा ही साबित हुआ है और क्या उसी को दोहराती हुई ये सरकार नजर आ रही है। रविदास जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए अरविंद जी, मैं ये कह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जनता से बातें कही थी उसका आज एकदम उल्टा हो रहा है। अभी ये बार बार कह रहे 15 साल पहले अपराध हुआ, इनको ये भाजपा को याद नहीं कि 15 साल पहले सन 2002 में भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी की सरकार थी, जिस सरकार के बारे में ये खुद बुराई कह रहे हैं। उस समय 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी की मिली हुई सरकार थी। उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, जिस सरकार की मुख्यमंत्री 15 साल बोला मैंने, 15 साल के। दूसरी बात यह है 15 साल के, हाँ 15 साल, हाँ 15 साल पहले की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने 15 साल पहले नहीं, 15 साल के मैं नहीं कह रहा हूं जी। 17 साल पहले सरकार तो भाजपा की थी प्रदेश में। और मल्होत्रा जी 15 साल के जो आपके कृत्य हैं उन्हीं के मैं विषय में बोल रहा हूं। चलिए, बड़ी बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप से अलग हटके अगर हम आज की परिस्थिति की बात कर रहे हैं और महज ये समाधान नहीं है कि अभी फिलहाल क्या हो रहा है और क्या वादे किए गए, लेकिन किस दिशा में बढ़ा जा रहा है ये एक बड़ी बात है। और तमाम अगर कुछ पॉइंट्स हम उठा रहे हैं, कुछ घटनाओं के जरिए पूरी तरह से टोटलिटी में समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक दिशा में और सार्थक बहस के साथ आगे बढ़े। हमारे साथ अमिताभ ठाकुर हैं और अमिताभ जी, आपसे इस प्रक्रिया को जरा समझना चाहेंगे। अगर अक्सर इस तरह की चीजें देखने में आती है कि जब भी कुछ आवाज उठता है तो इस तरह के फेरबदल और ट्रांसफर की प्रक्रिया की जाती है, कितनी ये सही है सार्थक दिशा में, और क्या कुछ बेहतर भी इससे होता है, या महज जैसा मैंने कहा कि एक ताकत दिखाने की और अपने लोगों को लाने की एक प्रक्रिया है, या फिर सजा देने की प्रक्रिया है? वैसे तो ट्रांसफर्स को लेके यदि देखा जाए तो कम से कम IAS IPS अफसरों के लिए जो कैडर रूल्स में परिवर्तन किया गया था वर्ष 2014 में, उसके बाद चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी गई थी कि 2 वर्ष से पूर्व किसी IAS या IPS अफसर का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यदि किया जाएगा तो उसके विशिष्ट कारण होंगे, वह कारण बताए जाएंगे। मैंने देखा कुछ दिन पहले, बल्कि भारत सरकार ने उसे परिवर्तन करते हुए पुनः कहा है कि अब जो कारण होगा वो वेबसाइट पे बताया जाएगा, यानी वो ट्रांसपेरेंट होगा कि मिस्टर ए को यहाँ से क्यों ट्रांसफर किया गया है। तो IAS IPS अफसरों के लिए तो मेरी दृष्टि में कानून इतना क्लियर है कि उससे उल्लंघन करने का, उसे छेड़छाड़ करने का स्कोप नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि खुद हम लोग यानी हम IAS और IPS अफसर अपने स्वार्थ के लिए इतने अंधे रहते हैं कि लगभग कभी इस बात को नहीं आवाज उठाते। मैं सिर्फ एक दृष्टांत जानता हूं। हाल में एक DG साहब जो है केरला के DGP, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाके अपनी लड़ाई लड़ी, वो जीते, इस कानून ने उनका साथ दिया, उनको राज्य सरकार के न चाहने पर भी उन्हें DGP बनाना पड़ा। और अभी हाल में उन्होंने तबादले से पहले, अपने अंत होने से पहले सर्विस कहा
कि आईपीएस अफसर पुलिस के कांस्टेबल से ज्यादा अपराधी हैं। मैं उनकी इस बात से बहुत हद तक सहमत हूं। हम अपने स्वार्थ में नियमों का पालन नहीं करते। डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी के लिए भी नियम बन गया है। प्रकाश सिंह केस में उनके लिए भी 2 वर्षों का नियम बन गया है। तो नियम बहुत ही स्पष्ट है, उनका पालन नहीं होता है और अक्सर हम भी आवाज नहीं उठाते हैं, हम अपने फायदे में चुप रह जाते हैं। इन्हीं कारणों से नियमों का अनवरत उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल, तो तमाम तरह की चीजें कहीं ना कहीं जहां कुछ नियम ऐसे बने हैं जो बेहतरी की ओर ले जाएं, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे, वहां कई बार इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। सत्ता में बीजेपी उत्तर प्रदेश में, और जहां कानून व्यवस्था को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको सुधरने की जरूरत थी और जिसको लेकर सरकार सत्ता में आई थी, वहां बदलाव क्यों नहीं दिख रहा है, ये हम जानने की कोशिश इस चर्चा में। और शशांक जी, वक्त अब बहुत ही कम है, संक्षिप्त में हम आपसे जानना चाहेंगे इस चर्चा में जो एक बात उठी कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी दिखाने के लिए और एक रिजल्ट जल्द से जल्द देने के चक्कर में कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हुई, या फिर समय की ज्यादा दरकार आप लोग चाहते हैं? मतलब एक जरूरत आपको लग रही है कि जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति थी वो इस स्तर तक पहुंच गई है कि शायद आप लोग को और ज्यादा समय चाहिए? जो प्रदेश मिला हम लोगों को, इतना ध्वस्त था प्रदेश कि उसमें कुछ शुरुआत करने से पहले 4 बार सोचना पड़ रहा था। वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे आए कि जिनकी वजह से जो रोज जो बलात्कार और रोज जो घटनाएं हो रही थी वो सारी रुकी, कम हुई। रुकी तो नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन कम हुई। और वो कम घटना अब आगे चल के अगले जो आपको 100 दिन अगले आएंगे तो उसमें मैं आपके स्टूडियो में बैठ के चर्चा करूंगा। ये सारी घटनाएं बंद तो नहीं हो जाएंगी, लेकिन 90% कम हो जाएंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मैं वादा करता हूं। आप चलिए बंद ना हो, लेकिन अगर आपने जो बातें रखी है, जो कही है, अगर इतना भी हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जो एक सवाल है, प्रश्न चिन्ह है, उस पर एक विराम लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और बड़ी बात यह है इस चर्चा में जो हम कानून व्यवस्था को लेकर बात रख रहे थे, तमाम पहलुओं को हमने सामने रखा कि आखिरकार क्या है इसके पीछे वजह। परत दर परत सारी चीजें हमने दिखाई। सरकार कोशिश कर रही है और अभी भी सरकार के नुमाइंदगी में ये बात कही जा रही है कि कोशिश चल रही है, लेकिन ये कोशिश इतनी क्यों नहीं आ रही है कि उसका परिवर्तन और अंतर साफ तौर पर दिखे? क्योंकि कहा जाता है कि परिवर्तन की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि उसका अंतर, उसका आकलन स्वयं किया जा सके, और उसी दिन का उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। तो लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही।